उसके बाद देखिए द डिबेट ओवर सब्सिडीज, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सब्सिडीज। सब्सिडीज जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की सब्सिडीज के बारे में बात की जा रही है, या बाकी सब्सिडीज एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी कैसे देती है। जैसे उन्होंने एमएसपी दे दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया, राइट। उन्होंने आपको सस्ती रेट पर, फ्री रेट पर इलेक्ट्रिसिटी दे दी, किसानों को सस्ता लोन दे दिया ताकि वो फार्मिंग में अपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर सके, राइट। एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी, नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शंस को बढ़ाता है, प्रोडक्शंस को इंक्रीज करता है। ओके, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सब्सिडीज, सब्सिडीज के अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट्स है उसको देखते हैं। वंस द टेक्नोलॉजी वाज फाउंड प्रॉफिटेबल एंड वाइडली अडॉप्टेड, सब्सिडीज शुड हैव बीन एलिमिनेटेड सिंस देयर पर्पस हैड बीन सर्व्ड। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ठीक है, शुरुआत में आपको मदद करने की ज़रूरत थी, आपने मदद कर दिया, सब जगह सबको नॉलेज मिल गई, किसान संपन्न हो गए, थोड़े बहुत सॉरी जितने भी किसान संपन्न होने थे संपन्न हो गए, तो आपको अब क्या ज़रूरत है, अब आपको इसको रोक देना चाहिए, आपको सब्सिडीज रोक देनी चाहिए, लेकिन आपने सब्सिडीज को कंटिन्यू करके रखा है, राइट। ये एक पहला क्रिटिसिज्म हो गया। सब्सिडीज वर मीन टू बी बेनिफिट द फार्मर्स बट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑल्सो बेनिफिट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। होता क्या है कि फर्टिलाइज़र, आप अगर गांव में रहते हो आपको पता होगा कि फर्टिलाइज़र के लिए किसानों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, वो डिपो के बाहर खड़े रहते हैं, लाठियां खाते हैं। होता क्या है कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग में फर्टिलाइज़र को बेचा जाता है। हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी को यूज़ करके सस्ते दामों पर किसानों को फर्टिलाइज़र देती है, बट जो केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं उनको भी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है, यूरिया की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू उसको खरीद लेते हैं, राइट। क्योंकि अगर ओपन मार्केट में जाएंगे तो वो बहुत महंगी मिलती हैं, क्योंकि सब्सिडी लगा के दी जाती है तो उसका रेट कम रहता है, और कम रेट पे है तो कंपनियों को भी वो कम रेट पर चाहिए, तो किसानों को ना मिल करके वो केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को मिलता था उसका बेनिफिट। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत की, नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत की, ताकि हम उसको केमिकल फैक्ट्रीज में, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ ना कर सकें। हमने यूरिया को नीम कोटेड कर दिया। ओके, उसके बाद among farmers the subsidy largely benefited the farmers in the more prosperous regions, so there is no case for continuing with the fertilizer subsidies. It did not benefit the target group. कुछ लोग कहते हैं कि मेजरली जो बड़े किसान थे, जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, जिन एरिया के लोगों का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, उन्हीं को फ़ायदा मिला और सब्सिडी ने उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाया, और वास्तव में जो नीडी पीपल्स थे उनको उसका बेनिफिट नहीं मिला। देखो यहाँ पर इसके अगेंस्ट में ये आर्गूमेंट है। अभी जब हम फेवर में आर्गूमेंट देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि भले यहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा फायदा मिला, बट ओवरऑल हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, हमारे पास बफर स्टॉक आया। अब सोचो, एक वो दौर था जब हम पूरी दुनिया से गेहूं मांग रहे थे, दूसरा एक वो दौर है जब हमारे पास गेहूं का एक्सेस प्रोडक्शन है, हमारे पास गेहूं का बफर स्टॉक है, हम उसको जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। हम पूरी दुनिया को मदद करने के लिए तैयार रहते थे, हमारी फूड की ज़रूरतों को पूरा करते थे। पीडीएस सिस्टम शुरू किया हमने, सस्ते दाम पर राशन देना शुरू किया हमने। तो भले आप इनको क्रिटिसिज्म में ये कह दो कि कुछ पर्टिकुलर एरिया को ही फ़ायदा मिला, कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही फ़ायदा मिला, टारगेट ग्रुप को फ़ायदा नहीं मिला, बट ओवरऑल हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, राइट। तो आप देखिए इट वॉज अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस। ये बात तो सही है कि हमारी बजट का मेजर हिस्सा सब्सिडीज में जाता है, बट क्या है कि गवर्नमेंट का पर्पस होता है एक तरह का इन्वेस्टमेंट करना। किस तरह के इन्वेस्टमेंट में? सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्योंकि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट अपने इनपुट डालती है तो उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का भी इम्पैक्ट दिखाई देगा। देखिए उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडीज, न्यू टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड रिस्की बाय फार्मर्स, सब्सिडीज वर नीडेड टू इनकरेज रिच एंड स्मॉल फार्मर्स टू यूज द न्यू हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। हमने देखा था कि हाई यील्ड वेराइटी सीड्स पेस्ट अटैक को लेकर बहुत वल्नरेबल होती थी,
पेस्ट अटैक को लेकर बहुत वल्नरेबल होती थी, तो रिस्की होती थी। सब्सिडीज़ जब मिलेगी तो जो बड़े फार्मर्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो इस हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ करेंगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। द गवर्नमेंट शुड ग्रांट एग्रीकल्चरल सब्सिडीज एज अ फार्मिंग इन इंडिया continues to depend on the rainfall and is risky, राइट। अगर हम बात करें इंडिया में मेजर इरिगेशन का जो पैटर्न है वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। अब बारिश अगर क्लाइमेट या वेदर के ऊपर डिपेंड करती है, बारिश के पैटर्न में थोड़ी सी चेंजेस आए तो हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन घट बढ़ जाता है। ओके तो उसको हम कैसे बचेंगे? जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलती है, जहाँ पर किसी भी नेचुरल कैलमिटी से बचाने के लिए हम किसानों की फसलों का बीमा करते हैं। और जैसे आग लग गई, जैसे बारिश हो गई, ओला गिर गया, तो उनका जो नुकसान होता है वो सरकार जो है उनका नुकसान भरती है। इससे क्या होता है, जो हमारे फार्मर्स हैं वो डेप्ट ट्रैप में नहीं फंसते। आपको पता है एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा सुसाइड किसान करते हैं। और किसानों के पीछे, फार्मर्स की सुसाइड के पीछे जो मेजर रीज़न है वो क्या है? डेप्ट ट्रैप का। डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। वो एक फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं, बारिश अच्छी नहीं हुई, फसल खराब हो गई, कीट लग गए, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, तो उस पुराने उधार को चुकाने के लिए एक नया उधार लेते हैं और इसी सीक्वेंस में उनका काम चलता रहता है और वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। इस डेप्ट ट्रैप से निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, बाद में वो अपनी जान दे देते हैं। तो बेसिकली जो फार्मिंग, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करता है। ओके उसके बाद देखिए, मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया आर वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज। ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ सारे किसान इतने अमीर थोड़ी हैं कि वो ट्रैक्टर ले लें, वो फर्टिलाइज़र ले लें, वो बाकी थ्रेसर खरीद लें। उनको अगर सब्सिडीज़ मिलेगी तो उनको मदद मिलेगी। अगर वो नलकूप लगा पाएंगे और उनको बिजली सस्ती मिलेगी तो वो सही से इरिगेशन कर पाएंगे। अब उसकी अलग डिबेट है कि बिजली सस्ती देने की वजह से गवर्नमेंट पर इकोनॉमिक बर्डन आए। बट आप देखो, एक देश जो पहले फूड क्राइसिस फेस करता था वहां पर आज बफर स्टॉक है। जमीन तो बढ़ी नहीं, जमीन बल्कि कम हो रही है। अब उसी कम हो रही जमीनों पर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें ये इनपुट डालने ही पड़ेंगे, ये इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, राइट। Eliminating subsidies will increase the inequality between rich and poor farmers and violate the goal of equity, right? हमने देखा था कि प्लान्ड इकोनॉमी के मेजर गोल में एक जो मेजर गोल था वो था क्या? इक्विटी। अब अगर सब्सिडीज नहीं होगी, जो बड़े किसान हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे, नई टेक्नोलॉजी, नया फर्टिलाइज़र, नया अडॉप्टेशन कर लेंगे, बट पुअर फार्मर्स का क्या? वो कहाँ जाएंगे? उनके पास इनपुट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो सब्सिडीज़ जो है उनको मदद करती हैं। The correct policy is not to abolish subsidies but to take steps to ensure that only the poor farmers enjoy their benefits। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि सब्सिडीज़ की पॉलिसी में प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऑपरेशनल पार्ट पर प्रॉब्लम है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में ग्राउंड लेवल पर जो करप्शन है उसको कम करके, उसको ठीक करके हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ऐसे कर लें कि जो ज़रूरतमंद है उन्हीं को मिले, हम इस तरह से ध्यान रख पाएँ, प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर, आधार को यूज़ कर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी को यूज़ कर हमारी सरकार ऐसे बहुत से लूप होल्स को दूर कर रही है, राइट। ऐसी बहुत से लूप होल्स को दूर कर रही है। हमारे यहाँ एक स्कीम चल रही है प्रेजेंट में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमारी गवर्नमेंट पहले 6,000 रुपये देती थी, बाद में उसको बढ़ा दिया, किसानों को देती थी 3 किस्तों में। तो बेसिकली ये सब इनपुट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो शौक है उनको, मान लीजिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट खेतों में की और फसल अच्छी नहीं हुई, तो उसका जो शौक है उस शौक को, उस इकोनॉमिक बर्डन को वो बर्दाश्त कर सके, राइट। क्योंकि हमें पता है कि मेजर पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है, उनका डेवलपमेंट के ऊपर ही कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंडेंट है, राइट। अगर आपके देश की आधे से ज़्यादा आबादी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही है और वो पर्टिकुलर सेक्टर अंडर डेवलप्ड है तो कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ओके